Welcome in Bishop Academy online classes, and today my topic is anomalous behavior of the oxygen. Oxygen have a different property of the rest members of the group, means 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट ऑक्सीजन 16 ग्रुप के बाकी मेंबर से अपना जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करता है। हालांकि ऑक्सीजन भी 16 ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। और इस डिफरेंट प्रॉपर्टी रखने की वजह से इसको बोलते हैं हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन। किस किस बातों में डिफरेंट है ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, या फिर रेस्ट मेंबर से जो अलग मेंबर हैं इसी ग्रुप के अदर मेंबर्स जो हैं उससे डिफरेंट क्यों है? तो पहला बनता है इसमें स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज पहला डिफरेंस यह है, किस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट में ऑक्सीजन के एटम की साइज सबसे छोटी है। क्यों छोटी है? कि नंबर ऑफ सेल इसमें क्या है, कम है। दूसरा है स्मॉलर साइज है तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उससे तो आपको पता ही है कि पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से ऑक्सीजन सेकेंड हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी साइज भी छोटी है, वह इजीली और नॉन मेटल है, इजीली इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तीसरा जो है इसकी एनोमलस प्रॉपर्टी बनती है absence of d ऑर्बिटल। ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें d ऑर्बिटल अब्सेंस नहीं है, क्योंकि इसमें दो ही सेल हैं। एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शंस 2s6, तो 1s2, 2s2, 2p4, 3s अगर आया होता 3s 3p आया होता तो 3d बन सकता था, लेकिन इसमें 2s तक हम चल रहे हैं तो d ऑर्बिटल भी क्या है, इसमें अब्सेंस है। और अगला प्रॉपर्टी है इसका जो एनोमलस प्रॉपर्टी दिखा रहा है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या है कि ऑक्सीजन इज द गैस। ऑक्सीजन क्या है, हमारा गैस है। ऑक्सीजन इज द गैस एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर ऑक्सीजन का जो फिजिकल स्टेट है रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में है, तो गैसेस स्टेट में। बाकी अदर मेंबर चाहे वो सल्फर हो, वाइल सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम हैव ए सॉलिड स्टेट, हैव ए सॉलिड स्टेट। ये भी हमारा डिफरेंट ही फॉर्म है कि ऑक्सीजन जो है रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में है, बाकी इसी ग्रुप के अदर मेंबर जो हैं रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड के फॉर्म मिलते हैं। अगला पॉइंट है जिसमें वो ऑक्सीजन डिफरेंट है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में ऑक्सीजन हमारा डायएटॉमिक है। ऑक्सीजन इज द डायएटॉमिक। डायएटॉमिक मतलब जिसको हम क्या लिखते हैं, O2। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में दो एटम, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डायएटॉमिक बोलते हैं। जबकि सल्फर एंड सेलेनियम, वाइल सल्फर एंड सेलेनियम इज द ऑक्टा एटॉमिक। मतलब इसके एक मॉलिक्यूल्स में 8 एटम, चाहे सल्फर के चाहे सेलेनियम के, एक मॉलिक्यूल्स में 8 एटम प्रेजेंस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्टा एटॉमिक बोलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है जिसकी वजह से ऑक्सीजन अपने रेस्ट मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट है, तो नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर में क्या है कि ऑक्सीजन
टोटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? क्योंकि यह इसकी साइज छोटी है, वैलेंस सेल्स में वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, साइज छोटी है, वैलेंस सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या है, ज़्यादा होता है। मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कब बनेगा, जब यह फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तभी। +1 +2 जब दिखाएगा, कब कि जब यह फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तभी यह पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, नहीं तो मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाएगा। जबकि सल्फर इज ए टिपिकल नॉन मेटल। सल्फर इज द टिपिकल नॉन मेटल। सल्फर इज द टिपिकल नॉन मेटल, क्योंकि सल्फर के एटम की साइज बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो टिपिकल नॉन मेटल है। जबकि सेलेनियम एंड टेलुरियम बोथ आर मेटोलाइड्स। पोलोनियम क्या है, पोलोनियम हैव मेटालिक कैरेक्टर। क्यों मेटालिक कैरेक्टर रख रहा है, क्योंकि इसकी एटम की साइज जो है बहुत बड़ी हो गई, और जब बहुत बड़ी हो गई तो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना शुरू करेगा। तो यह जो है पोलोनियम मेटालिक कैरेक्टर को रखता है। तो नॉन मेटालिक और मेटालिक कैरेक्टर में ऑक्सीजन नॉन मेटल टोटल है। सल्फर -2 तो शो करेगा, साथ साथ +2 +4 +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो इसलिए यह टिपिकल नॉन मेटल हुआ। सेलेनियम टेलुरियम क्या हो गया, मेटोलाइट्स हो गया, जबकि पोलोनियम टोटल क्या हो गया हमारा, मेटालिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप तो देन द नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज whereas the metallic character increases. Is that clear? अब है कुछ क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का इन टेस्ट क्वेश्चन देखो। इन टेस्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है इसको बताना पड़ेगा हमको, कि क्वेश्चन नंबर है इन टेस्ट क्वेश्चन 7.13। इन टेस्ट क्वेश्चन 7.13 अपने बुक में आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन पूछा है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर। लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर। लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर। सल्फर के कौन कौन से स्रोत हैं, सल्फर कहां से मिलता है। तो लिस्ट द सोर्स ऑफ सल्फर में सल्फर के कितने सोर्सेस हैं, तो पहला सल्फेट, फर्स्ट सोर्सेस है इसका सल्फेट। सल्फेट में कौन कौन से सल्फेट, तो पहला सल्फेट है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट भी सोर्सेस है सल्फर का। कैल्शियम सल्फेट, इसमें भी सल्फर, इससे भी सल्फर मतलब मिल सकता है। कैल्शियम सल्फेट से भी सल्फर मिल सकता है, बेरियम सल्फेट से भी मिल सकता है। इसके बाद कुछ अदर सोर्सेस है, जिप्सम, CaSO4.2H2O कर दे रहे हैं इसको, इसी को बना दे रहे हैं जिप्सम, मतलब BaSO4 है, इसको बोलते हैं बेराइट, BaRyTe, यह जिप्सम है, जिप्सम भी इसका है। इसके बाद आता है कुछ और भी है इसके, इप्सम साल्ट, EPYSUM, इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट का फार्मूला होता है MgSO4.7H2O। बेराइट, बेरियम सल्फेट से सल्फर मिल सकता है। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से भी सल्फर मिल सकता है।
इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट से भी सल्फर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहला सोर्स हमारा यह सल्फेट से। दूसरा जो है सल्फाइड है, सल्फाइड भी जो है सल्फर का सोर्सेस है, जैसे पीबीएस, लेड सल्फाइड से भी सल्फर मिल सकता है। यहाँ जेडीएनएस को बोलते हैं जिंक ब्लेंड, और लेड सल्फाइड को क्या बोलते हैं? गैलेना। इसको बोलते हैं हम गैलेना, GALENA, गैलेना। लेड सल्फाइड भी सल्फर का सोर्सेस है, जिंक ब्लेंड भी सल्फर का सोर्सेस है। दो सोर्सेस बताना था, लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द सल्फर्स में, एक सल्फेट, बेराइट, जिप्सम एंड इप्सम साल्ट, सल्फाइड में गैलेना, लेड सल्फाइड एंड जिंक ब्लेंड। अगला क्वेश्चन बन रहा है इसमें कि राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी 7.14, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये हो जाएगा, फर्स्ट में अगर इसके हम हाइड्राइड के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलिनियम है। पोलिनियम को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन टू टेलुरियम में ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में जब मूव करेंगे तो यह थर्मल इसकी स्टेबिलिटी घटती जाती है। मान लीजिए ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या होगा? H2O हुआ। सल्फर का हाइड्राइड क्या होगा? H2SE हुआ। सेलेनियम का हाइड्राइड क्या हुआ? H2S, इसका हो जाएगा सेलेनियम का H2SE। टेलुरियम का हाइड्राइड क्या होगा? H2TE, यह हाइड्राइड हो गया। अब इसके हाइड्राइड के बारे में, जब हम ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी तो सेंट्रल एटम क्या होगा? हमारा टेलुरियम होगा। सबसे लॉन्गेस्ट साइज जो होगी सेंट्रल एटम की वो टेलुरियम होगा। तो जब इसके एटम की साइज बढ़ेगी तो इसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो वह बॉन्ड अनस्टेबल होता जाता है, स्टेबल नहीं होता है, वह इजीली टूट सकता है। तो जब इजीली टूटेगा तो हम कहेंगे कि H2TE की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे कम हो जाएगी। H2TE की थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारी सबसे कम हो जाएगी। वह इजीली हाइड्रोजन को डोनेट करना शुरू कर देगा। इस टाइप से उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमारी बढ़ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है 7.15। इसमें दे रहा है कि H2O, ऑक्सीजन का हाइड्राइड जो है H2O इज लिक्विड, यह लिक्विड है, जबकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा क्या है? गैस के फॉर्म में है। ऐसा क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा अक्सर जो बोर्ड में पूछता है कि H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस है। ऐसा इसलिए है कि हाइड्रोजन जो H2O है, एक H2O दूसरे H2O से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल में ये ऑक्सीजन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं। अब यह 2 लोन पेयर्स दूसरे H2O के मॉलिक्यूल से, मतलब यह हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यह अपना लोन पेयर दे करके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए बन रहा है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीटवीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्जर डिफरेंसेस है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है तो इनका फिजिकल स्टेट क्या मिलेगा? लिक्विड फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास इसको ही बनाना है हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो 1H
2H, और यहाँ पे इसके बाद ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर से हैं, 1 लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से H2O जो है हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन H2S में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर के बिटवीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्जर डिफरेंसेस नहीं बनता है। जब हाइड्रोजन और सल्फर के बिटवीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्जर डिफरेंसेस नहीं है, तो जब भी यह बॉन्ड बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड में जो फोर्स होता है वान डेर वाल फोर्स, वह वान डेर वाल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होता है, जिसकी वजह से H2S रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट मिलता है। दैट क्लियर? दैट सॉल्व्स।